आज तक तो आपने लोगों को नकली नोट, नकली कॉइन्स, नकली डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स बनाते हुए सुना होगा, मगर ये अनोखी और अजीबोगरीब कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने कसीनो में खेले जाने वाले चिप्स के ही नकली चिप्स बना दिए और कई मिलियन डॉलर्स का वो फ्रॉड अंजाम दिया, जिसका पता चलने पर लोग हक्का बक्का रह गए। ये नकली चिप्स इतनी सफाई और बारीकी से बनाए गए कि कसीनो में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हालांकि कसीनो के इतिहास में आज तक कई फ्रॉड हुए, मगर ये एक ऐसा फ्रॉड था जिसके बारे में आज तक ना किसी गैम्बलर ने सोचा और ना ही सुना। तो आखिर कौन था ये मास्टरमाइंड, और वो कौन सा अनोखा और अद्भुत तरीका था जिसकी वजह से वो ये नकली चिप्स बनाकर एक आम आदमी से मिलियनेयर बन गया? और क्या वो इस फ्रॉड के बाद कभी पुलिस के हाथ लगा? ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है सन 2000 में, जहां एरिक मोरिकावा नाम का एक शख्स लॉस वेगस में रहता था। एरिक का एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था जिसमें वो छोटी मोटी दुकानों और घरों के मेंटेनेंस और रिपेयर का ठेका लिया करता था। क्योंकि एरिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक बहुत छोटा प्लेयर था, इसलिए ज़्यादातर लोग उसे नहीं जानते थे, और यही वजह थी कि उसे मिलने वाले काम भी बहुत छोटे होते थे और उनमें पैसे भी बहुत कम मिलते थे। एरिक हर वक्त इसी जद्दोजहद में लगा रहता कि उसे किसी तरह बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, और इसी दौरान उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे कसीनो में पेंटिंग और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। इस कसीनो से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद मानो उसकी किस्मत ही खुल गई और अब उसे दूसरे कसीनो से भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, जिसकी वजह से एरिक को अब और ज़्यादा लोग अपनी कंपनी में शामिल करने पड़े ताकि वो अपने बढ़ते हुए बिजनेस को संभाल सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। एरिक अब काफ़ी खुश था क्योंकि अब उसके पास काम की कमी नहीं थी और वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। और इसी दौरान एक दिन कैफ़े में कॉफ़ी पीते हुए उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम था जेरेमी। जेरेमी वही शख्स है जिसकी वजह से आगे चलकर इस कहानी में कई मोड़ आने वाले हैं और वो इस कहानी का एक अहम हिस्सा होने वाला है। बहरहाल, कैफ़े में एरिक और जेरेमी की बातचीत शुरू हो जाती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं। इस बातचीत के दौरान एरिक इस बात से बेखबर था कि जेरेमी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से उस पर कुछ केस चल रहे हैं, जिसमें से एक केस फॉर्जरी यानी धोखाधड़ी का भी था। बहरहाल, एरिक जेरेमी से कहता है कि उसे एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है और चूंकि उसकी कंपनी में काम भी बढ़ रहा है, इसलिए उसे और लोग चाहिए जो उसके साथ काम संभाल सकें, और वो दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। सन 2000 से सन 2004 के बीच का वक्त एरिक और जेरेमी के लिए एक सुनहरा दौर साबित होता है, जिसमें उन्होंने बढ़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स और काम की वजह से एक बहुत अच्छा बिजनेस बनाया और बहुत अच्छे पैसे भी कमाए। जेरेमी, जो पहले कभी क्रिमिनल हुआ करता था, वो अब इस कंपनी का एक भरोसेमंद और काबिल पार्टनर था जिसने इस कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम रोल अदा किया था। मगर वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि सन 2004 के बाद उनका ये सुनहरा सफ़र खत्म होने वाला है और उनकी ज़िंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। सन 2004 कसीनो के लिए वो दौर था जहां उन्हें कुछ डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा था, और यही वजह थी जिसकी वजह से एरिक और उसकी कंपनी को मिलने वाले रिपेयर और मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी कम हो गए। कॉन्ट्रैक्ट्स कम होने की वजह से एरिक और जेरेमी दोबारा वहीं आकर खड़े हो गए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, और क्योंकि अब उनके पास काम नहीं था, इसलिए वो फैसला करते हैं कि अब वो शहर के बाहरी हिस्सों यानी सबर्ब्स में काम की तलाश करेंगे। क्योंकि सबर्ब्स में मिलने वाले काम बहुत छोटे होते थे और उनमें पैसे भी बहुत कम मिलते थे, जिसकी वजह से एरिक को कई लोगों को अपनी कंपनी से निकालना पड़ता है क्योंकि वो उनकी सैलरीज नहीं दे पा रहा था। एक शाम एरिक और जेरेमी दो वर्कर्स के साथ अपनी कार में बैठकर काम से घर वापस लौट रहे थे कि तभी एरिक की नज़र एक बिलबोर्ड पर पड़ती है। ये कसीनो का एडवर्टाइजमेंट था जिसमें एक बड़ा सा चमकता हुआ कॉइन था। पहले तो एरिक इस कॉइन को बेध्यानी से देखता रहा, मगर तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो उन सब की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। एरिक सोच में डूबे हुए लहजे में जेरेमी से पूछता है कि क्या इन कसीनो चिप्स के नकली चिप्स बनाना मुमकिन है, जिसका जवाब जेरेमी और बाकी दो वर्कर्स देते हैं कि इसे बनाना मुमकिन है और वो इसे बना सकते हैं। ये वो पल था जहां से इस पूरे फ्रॉड की प्लानिंग शुरू हो जाती है और उनमें ये तय होता है कि वो इन चिप्स के इतने बेहतरीन नकली चिप्स बनाएंगे कि किसी के लिए भी इन्हें पहचानना नामुमकिन होगा। हालांकि ये एक बहुत रिस्की काम था, मगर वो सभी कसीनो के साथ फ्रॉड करने के आइडिया से इतने रोमांचित थे कि वो उस फ्रॉड को करने की ठान लेते हैं, जिसे करने के बारे में ना आज तक किसी ने सोचा और ना ही हिम्मत दिखाई। वो सभी पैसे कमाने के साथ साथ कसीनो को एक सबक भी सिखाना चाहते थे, क्योंकि इन्हीं कसीनो ने अब उन्हें काम देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। प्लान रेडी होने के बाद सबसे पहले एरिक और उसकी टीम एक कसीनो पहुंचते हैं और यहाँ वो जुआ खेलने नहीं बल्कि वो चिप्स लेने आए थे जिनके नकली चिप्स वो बनाने वाले थे। आपको बताता चलूं कि कसीनो में पैसे देकर ये चिप्स लिए जाते हैं और इन चिप्स से टेबल पर जुआ खेला जाता है,
जिसके बाद जीते हुए चिप्स को काउंटर पर ले जाकर कैश कराया जाता है और एरिक भी कुछ पैसे देकर ये चिप्स लेता है और कसीनो से बाहर आ जाता है। एरिक और उसकी टीम ये चिप्स लेकर उस जगह पहुंचते हैं जहां एरिक कभी अपने कंस्ट्रक्शन का सामान रखता था और अब ये जगह एक वेयरहाउस से लैब में बदल गई थी जहां वो अपने इस पूरे फ्रॉड ऑपरेशन को अंजाम देने वाले थे। वेयरहाउस पहुंचने के बाद वो लोग सबसे पहले उस चिप को बहुत सफाई से काटते हैं ताकि वो उसकी हर बारीक से बारीक डिटेल जैसे मटीरियल, वेट, टेक्सचर और यहाँ तक कि चिप्स के आपस में टकराने पर कैसी आवाज़ निकलती है उसके बारे में जान सकें। ये चिप्स मिट्टी और बालू से बने हुए थे जिन्हें हाई प्रेशर में कंप्रेस करके बनाया गया था ताकि उनमें मजबूती और एक अलग फील आ सके। एरिक और उसकी टीम भी इस प्रोसेस को दोहराने के लिए सभी ज़रूरी सामान इकट्ठा करते हैं और मिट्टी और बालू को कंप्रेस करके चिप्स बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उनका बनाया हुआ कसीनो चिप्स असली वाले से अभी बहुत दूर था। कई कोशिशों के बावजूद भी वो इन चिप्स को बनाने में नाकाम रहे क्योंकि इन चिप्स को बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी उसमें हाई प्रेशर के साथ साथ हाई टेम्परेचर की भी ज़रूरत थी और ये एरिक और उसकी टीम के लिए नामुमकिन था क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत महंगी मशीनों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। ये दिन ब दिन एरिक के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा था क्योंकि उसे ऐसे चिप्स बनाने थे जिनका लुक, वजन और आवाज़ बिल्कुल असली चिप्स की तरह हो, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि कसीनो में काम करने वाले ट्रेन्ड स्टाफ नकली चिप्स को बहुत आसानी से पहचान लेंगे। इन चिप्स की बारीक से बारीक डिटेल्स को मिलाना एक बहुत मुश्किल और जटिल काम था और इस बात का एहसास होने के बाद एरिक को ये समझ आने लगा कि उसे इस काम के लिए बहुत सफाई, महारत और काबिलियत की ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल कई हफ्तों की नाकाम कोशिशों के बाद एरिक के वेयरहाउस में हर जगह सैकड़ों नकली चिप्स जमीन पर फैले पड़े थे जो किसी भी एंगल से असली चिप्स से मैच नहीं कर रहे थे। वो तरीके बदल बदल कर हर बार इन चिप्स को बनाने की कोशिश करते, मगर कभी उनके वजन में फ़र्क आ जाता तो कभी उनकी आवाज़ में। अब एरिक और उसकी टीम की उम्मीदों पर धीरे धीरे पानी फिरने लगा और जो फ्रॉड ऑपरेशन उन्हें शुरू में बहुत रोमांचक लग रहा था उसे फेल होता देख उनका कॉन्फिडेंस भी गिरने लगा। धीरे धीरे टीम के वर्कर्स भी खुद को इस ऑपरेशन से अलग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें अब ये डर सताने लगा था कि नकली चिप्स के साथ कहीं वो पकड़े न जाए। अब इस पूरी टीम में महज एरिक और जेरेमी ही थे जो अपने टूटे हुए सपनों के साथ खड़े थे, मगर एरिक के हौसले अभी भी बुलंद थे और वो हार मानने से इनकार कर देता है। और इसी उलझन और कश्मकश में एरिक के दिमाग में एक बेहतरीन और अनोखा आइडिया आता है। इस बार एरिक फैसला करता है कि वो नकली चिप्स बनाने के मुश्किल तरीके को छोड़कर असली चिप्स को मॉडिफाई करेगा। वो अपने इस नए प्लान के बारे में जेरेमी को बताते हुए कहता है कि वो छोटे अमाउंट के चिप्स को बड़े अमाउंट में बदलेगा, जिसका मतलब था कि वो कसीनो से $1 के चिप्स लेकर उन्हें $100 के चिप्स में बदल देंगे। क्योंकि ये एक जीनियस आइडिया था और इस आइडिया के कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कसीनो में मिलने वाले हर चिप पर अमाउंट ज़रूर अलग अलग होता था, मगर उनका साइज़, वेट और साउंड बिल्कुल सेम होता था। अपने इस आइडिया को और पुख्ता करने के लिए एरिक कसीनो से अलग अलग अमाउंट और कलर के कुछ चिप्स ले आया और जब उसने उनके साइज़, टेक्सचर, वेट और साउंड को चेक किया तब वो सब बिल्कुल सेम थे। इस खुलासे के बाद एरिक और जेरेमी के अंदर एक उम्मीद फिर से जाग उठती है और अब वो महज चिप्स के ऊपर लिखे अमाउंट को बदलकर नकली चिप्स बनाने की परेशानियों से बच सकते थे। अब एरिक और जेरेमी दोबारा इन चिप्स के अमाउंट को बदलने के अलग अलग तरीकों पर काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो ये जानते थे कि रिस्क इसमें भी है, मगर ये वो नया और अनोखा तरीका था जिससे वो कसीनो को धोखा देने में कामयाब हो सकते थे। हालांकि सभी चिप्स का साइज, वेट और आवाज़ बिल्कुल सेम थे, मगर इसके बावजूद एक बड़ी परेशानी एरिक और जेरेमी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो थी चिप्स के ऊपर लिखे अमाउंट का कलर। क्योंकि उन्हें $1 के चिप्स को $100 में बदलना था और इन दोनों के कलर्स में बहुत बड़ा फ़र्क था और कलर्स को सेम रखना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि ज़रा सी भी कमी होने पर वो लोग पकड़े जाते और उनका प्लान फेल हो जाता। इससे निपटने के लिए एरिक अपने वेयरहाउस में बहुत सारी डाई, कलर कॉम्बिनेशन चार्ट्स और इन कलर्स को मिक्स करने के लिए मिक्सिंग टूल्स ले आता है। अब उनके पास इन चिप्स के अमाउंट को बदलने का सारा ज़रूरी सामान तो था, मगर अब ज़रूरत थी एक ऐसे हाथ की जो इस कला में माहिर हो। और तब वक्त आता है जेरेमी का अपना हुनर दिखाने का, क्योंकि जेरेमी पहले फोजरी करता था और इसी वजह से उसे कलर्स की हूबहू कॉपीज़ बनाने में महारत हासिल थी और यही वो चीज़ थी जिसकी उन्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब जेरेमी और एरिक मिलकर अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन से एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग करना शुरू करते हैं और लगभग 100 से 150 ट्रायल्स करने के बाद उनके हाथ पहली कामयाबी लग जाती है और वो दोनों वो कलर बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो हूबहू चिप्स पर लिखे अमाउंट के कलर से मैच कर रहा था। चिप्स का वेट और कलर मैच होने के बाद अब जो सबसे ज़रूरी और आखिरी काम बचा था वो था चिप्स के ऊपर लगे अमाउंट का स्टिकर, और ये उनके पिछले किए गए कामों के मुकाबले काफ़ी आसान था। जेरेमी चिप्स पर लगे इन स्टिकर्स को निकालने के लिए उन्हें उबलते हुए पानी में डाल देता है, जिसकी वजह से स्टिकर्स का ग्लू आसानी से निकल जाता है
और फिर वो बहुत धीरे धीरे और बहुत सफाई से इन स्टिकर्स को चिप्स के ऊपर से हटा देता है। इसका साफ मतलब था कि अब वो $1 के स्टिकर को चिप्स से हटाता है और उसके ऊपर अपना बनाया हुआ $100 का स्टिकर लगा देता है, जो हूबहू चिप्स के कलर से मैच कर रहा था। जेरेमी ने इन $100 के स्टिकर्स को कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया था और ये स्टिकर्स इतनी सफाई से चिप्स पर लगाए गए कि वो खुद भी इन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि अब असली चिप्स और नकली चिप्स में कोई फर्क नहीं था। एक परफेक्ट चिप बनाने के बाद भी एरिक बहुत ज़्यादा चौकन्ना था और एक बात बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, और वो ये थी कि कसीनो के पास इन चिप्स को पहचानने का और कोई तरीका भी ज़रूर होगा। और उसका ये अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। कसीनो इन चिप्स को पहचानने के लिए एक और तरीके का इस्तेमाल करते थे, और वो ये था कि चिप्स के स्टिकर्स में कुछ छुपी हुई मार्किंग्स होती थीं, जिन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता था और जिसे देखने के लिए ब्लैक लाइट का इस्तेमाल किया जाता था। अपने इसी शक को दूर करने के लिए एरिक ब्लैक लाइट ले आता है, और जैसे ही वो इन असली चिप्स को ब्लैक लाइट के सामने रखता है, वो देखता है कि चिप्स के स्टिकर पर एक खास तरह का मार्क है जो इन ब्लैक लाइट्स में चमक रहा था। एरिक को भी ये समझ आ गया था कि ये वो आखिरी सिक्योरिटी फीचर है जिसे कॉपी करने के बाद उनके बनाए हुए चिप्स को कोई नहीं पकड़ सकता। और इससे निपटने के लिए एरिक सबसे पहले एक स्पेशल पेन का इंतजाम करता है, जिसकी मदद से वो ये चमकने वाली मार्किंग्स चिप्स के स्टिकर्स पर बना सके। बहरहाल, वो स्पेशल पेन की मदद से इन स्टिकर्स पर हूबहू वैसी मार्किंग्स बनाने में कामयाब हो जाता है, और लगातार कई महीनों की मेहनत और कोशिशों के बाद वो एक ऐसा परफेक्ट चिप बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो हूबहू असली चिप की तरह था और जिसे पहचानना नामुमकिन था। इसका साफ मतलब था कि अब वो हर $1 पर $99 कमाने वाले थे, और ये उन्हें इतना अमीर बनाने वाला था जितना उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। चिप्स बनाने के बाद जो अगला कदम था वो था इन चिप्स को कसीनो में चलाना। मगर एरिक हर कदम पर बहुत चौकन्ना था, और इसीलिए उनमें यह तय होता है कि जेरेमी महज $100 की 3 चिप्स लेकर कसीनो के अंदर जाएगा और उन्हें कैश कराएगा। ये वही चिप्स थे जिन्हें उन्होंने $1 से $100 में बदला था, और इन्हीं चिप्स को लेकर जेरेमी लास वेगस के कसीनो ग्रीन वैली रैंच पहुंचता है। हालांकि जेरेमी अंदर से बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था, मगर वो कॉन्फिडेंस के साथ कसीनो के कैशियर के पास पहुंचता है और उसे वो $300 की 3 चिप्स दे देता है कैश कराने के लिए। जेरेमी की हैरत का ठिकाना तब नहीं रहा जब कैशियर ने उसे 3 चिप्स के बदले $300 कैश दे दिए। हालांकि ये देखने में एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन था, मगर एरिक और जेरेमी के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, और उनके बनाए हुए नकली चिप्स कसीनो में पास हो चुके थे। बहरहाल, जेरेमी $300 लेकर कसीनो से बाहर निकलता है और सीधा उस कार की तरफ बढ़ता है जिसमें एरिक बैठा उसका इंतजार कर रहा था। कसीनो से कार तक का फासला तय करने के दौरान उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और उसे हर पल यही डर सता रहा था कि कहीं कोई उसे पीछे से आवाज न दे दे या उसे आकर पकड़ न ले। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो कार के अंदर जाकर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही एरिक फौरन कार स्टार्ट करता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और जेरेमी जैसे ही उसे $300 निकाल कर देता है, ये देखते ही एरिक की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। वो दोनों एक छोटी सी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए शैंपेन की बोतल लेते हैं और सीधे अपने गैरेज पहुंच जाते हैं। इस कामयाबी से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उनका डर भी बिल्कुल खत्म हो गया था, और इसी वजह से अब वो रोज़ 25 से 30 चिप्स को $1 से $100 में बदलने लगे, जिसकी वजह से उनकी कमाई अब हर रोज़ बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान जेरेमी एरिक से कहता है कि बार बार कसीनो में सिर्फ चिप्स कैश कराने से किसी को उन पर शक हो सकता है, और इसीलिए उनमें यह तय होता है कि अब वो टेबल पर थोड़ा बहुत जुआ खेलेंगे, जिसमें वो नकली चिप्स को असली चिप्स के साथ बदल देंगे। ऐसा करने के पीछे की वजह ये थी कि ये देखने में बिल्कुल नेचुरल गैम्बलिंग गेम दिखाई दे, जिसमें गैम्बलर जीतने के बाद प्लेयर्स अपने चिप्स कैशियर के पास कैश करा लेते हैं। और अपने इस फ्रॉड ऑपरेशन को लंबे समय तक चलाने के लिए एरिक और जेरेमी के लिए ये बहुत ज़रूरी भी था। उनकी स्ट्रैटेजी उनके लिए इतनी बेहतरीन काम कर रही थी कि वो अपने फ्रॉड ऑपरेशन से कमाए हुए पैसों से अलग अलग अमाउंट के असली चिप्स लेने लगे, जिसकी वजह से कसीनो का भी उन पर कोई शक नहीं जाता, और वो दूसरे गैम्बलर्स की तरह इन चिप्स को लेकर गैम्बलिंग टेबल्स पर बैठ जाते। 2-3 चिप्स गैम्बलिंग करने के बाद उन दोनों में से एक वॉशरूम में चला जाता, और ये वो जगह थी जहां कैमरा नहीं लगे थे और ना ही कोई सिक्योरिटी थी। वॉशरूम के अंदर पहुंचने के बाद वो इन असली और नकली चिप्स को आपस में बदल देते और फिर वापस टेबल पर आकर इन्हीं नकली चिप्स से जुआ खेलते, जिसकी वजह से ये चिप्स टेबल पर रखे असली चिप्स में मिल जाते। सीसीटीवी कैमरा से देख रहे सिक्योरिटी गार्ड्स और आसपास खड़े ट्रेन स्टाफ इस बात से बेखबर थे कि एरिक और जेरेमी उस फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं जिसके बारे में ना उन्होंने कभी सोचा और ना ही कभी सुना। वो दोनों जानबूझकर ऐसे एंगल में खड़े होकर चिप्स लेते जिससे वो सीसीटीवी कैमरा की नज़र में आ जाएं, और जब वो इन चिप्स को कैश कराने जाएं तो किसी को उन पर कोई शक ना हो। ये अब उनके लिए एक रोज़ का रूटीन हो गया था, और अपने बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस की वजह से वो $100 की जगह $500, $500 से $1000 और $1000 से $25000 तक के नकली चिप्स बनाने लगे।
उनका ये नकली चिप्स बनाने का ऑपरेशन अब नई ऊंचाइयों को छू रहा था, जिसकी वजह से अब वो हर महीने लाखों डॉलर्स तक कमा रहे थे। इस बढ़ती हुई दौलत से उनकी जिंदगी और रहन सहन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और अब वो लोग वो जिंदगी जीने लगे जैसी उन्होंने सपनों में भी नहीं सोची थी। एरिक अब अपनी बीवी के साथ लास वेगस के सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने लगा और साथ ही साथ लग्जरी ब्रांड्स के कपड़े भी पहनने लगा। हद तो तब हो गई जब एक बार उसकी बीवी ने शॉपिंग के दौरान एक साथ 100 हैंडबैग्स खरीद लिए, जिनकी कीमत $2 लाख थी। जैसे जैसे उनकी दौलत बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ उनकी लापरवाही भी बढ़ती जा रही थी। और यही लापरवाही आगे चलकर उन्हें बहुत भारी पड़ी। एक छोटे से वेयरहाउस से शुरू किया गया नकली चिप्स का ऑपरेशन इतना बड़ा बन चुका था कि अब वो इतनी दौलत कमा रहे थे जितनी गैम्बलर जुआ खेलकर भी नहीं कमाता। मगर लास वेगस वो शहर है जहां लोग कुछ पलों में अमीर और गरीब बन जाते हैं और यहां लिया हुआ कोई भी रिस्क अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आता है। और यही जेरेमी के साथ हुआ। जेरेमी, जिसे शराब और ड्रग्स की लत थी, वो अब अक्सर बहुत ज़्यादा नशा करने लगा। एक रोज़ वो एक औरत के साथ बैठकर शराब और ड्रग्स ले रहा था और तभी उससे वो गलती हुई जिसकी वजह से इस पूरे फ्रॉड ऑपरेशन का पर्दाफाश हो गया। जेरेमी इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि ये गलती उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबतें लेकर आने वाली है और वो किन किन परेशानियों का सामना करने वाले हैं। इस खुलासे के बाद उस औरत को लगने लगता है कि वो जेरेमी की इस कमजोरी का फ़ायदा उठा सकती है और वो जेरेमी को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठना शुरू कर देती है। अब वो अक्सर जेरेमी को फ़ोन करके ये कहती कि अगर उसने उसे पैसे नहीं दिए तो वो ये सब पुलिस को बता देगी, जिसके बाद जेरेमी उसे पैसे दे देता और ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। एरिक को जब इस ब्लैकमेल के बारे में पता चलता है तो वो इस बारे में जेरेमी से बात करता है और चूंकि उनका ये ऑपरेशन जेरेमी की वजह से खतरे में पड़ा था, इसलिए उन दोनों के बीच काफ़ी बहस हो जाती है। बहरहाल इन सारी परेशानियों के बावजूद भी वो अपना फ्रॉड ऑपरेशन जारी रखते हैं, इस उम्मीद में कि वो पुलिस के हाथ नहीं लगेंगे। मगर इस बार किस्मत उनका साथ छोड़ देती है। एक रोज़ सुबह एरिक अपने घर पर आराम कर रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलने से पहले एरिक पूछता है कि बाहर कौन है, जिसके जवाब में बाहर खड़ा शख्स कहता है कि वो उसका पड़ोसी है। दरवाज़ा खोलते ही वो शख्स एरिक से कहता है कि उसके बेटे की बॉल उनके गार्डन में आ गई है और एरिक जैसे ही अपने गार्डन की तरफ जाने के लिए पलटता है, वो शख्स एरिक पर अटैक करते हुए उसे ज़मीन पर गिरा देता है। अचानक हुए हमले से घबराकर जब वो एरिक से पूछता है कि वो कौन है, तब वो शख्स एरिक को बताता है कि वो एक फेडरल एजेंट है और इसी दौरान बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही वो पूरे घर की छानबीन शुरू कर देते हैं, जहां वो उस वेयरहाउस तक पहुंच जाते हैं जहां एरिक और जेरेमी नकली चिप्स बनाने का काम करते थे। वेयरहाउस के अंदर पहुंचने के बाद वो जगह जगह चिप्स पड़े हुए देखते हैं और साथ ही साथ उन्हें एक प्रिंटर, प्रिंटिंग मशीन, डाइज और कलर्स को मिक्स करने वाले टूल्स भी मिलते हैं। इसी दौरान जेरेमी भी एरिक से मिलने के लिए वहां पहुंच जाता है और पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस के हाथ हर पुख्ता सबूत लग चुका था, जिसकी वजह से उनका ये मास्टरमाइंड ऑपरेशन पूरी तरह पकड़ा गया और इसके पीछे की वजह थी खुद जेरेमी। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन दोनों को सीधे जेल भेज देती है, जहां वो दोनों अपनी बेल के लिए अर्जी देते हैं। चूंकि ये मामला कसीनो फ्रॉड से जुड़ा था, इसलिए कोर्ट ने उनकी बेल की रकम को $5 मिलियन रखी, जिसका इंतजाम करना उन दोनों के लिए लगभग नामुमकिन था। जेल में सजा काटने के दौरान एरिक की मुलाकात एक रशियन कैदी से होती है और इसी कैदी की वजह से एरिक दोबारा परेशानियों में पड़ने वाला था। ये रशियन कैदी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम था और जब उसे एरिक के कसीनो चिप्स फ्रॉड के बारे में पता चला, तब वो एरिक के सामने एक नए फ्रॉड ऑपरेशन में पार्टनरशिप के लिए ऑफर रखता है। वो एरिक से कहता है कि ये ऑपरेशन काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा और एक बार वो लोग जेल से बाहर निकल जाएं तो वो इसे शुरू कर सकते हैं। जहां एक तरफ जेरेमी ने फ्रॉड ऑपरेशन से कमाए हुए सारे पैसे शराब और ड्रग्स में उड़ा दिए थे, वहीं एरिक ने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे जिसके बारे में पुलिस नहीं जानती थी। इन्हीं छुपाए हुए पैसों की मदद से एरिक अपने लिए एक जाना पहचाना वकील हायर कर लेता है, जिसका फ़ायदा उसे ये मिला कि इस वकील ने कोर्ट में बेल अमाउंट को नेगोशिएट करके $1 लाख करवा दिया और एरिक ये बेल अमाउंट देकर जेल से बाहर आ गया। जेल से निकलने के बाद एरिक के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी लगातार लगने वाली लीगल फीस, जो इस केस को लड़ने में खर्च हो रही थी और उसके पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने खर्चे आसानी से उठा सके। और तभी उसे उस रशियन कैदी का दिया हुआ ऑफर याद आता है। एरिक को लगने लगता है कि यही एक रास्ता है जिसकी मदद से वो अपने कर्जे उतार सकता है और इस केस में खर्च होने वाली लीगल फीस का भी इंतजाम कर सकता है। इसी सोच और कश्मकश में वो फैसला करता है कि वो दोबारा क्राइम और फ्रॉड के रास्ते को चुनेगा और वो इस रशियन कैदी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। बहरहाल इसी दौरान वो रशियन कैदी भी बेल पर बाहर आ जाता है, जिसके बाद एरिक और उसकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि एरिक ने दोबारा क्राइम और फ्रॉड का रास्ता तो चुन लिया था, मगर इस बार वो फैसला करता है कि वो खुद को किसी भी तरह के फ्रॉड ऑपरेशंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेगा।
अब एरिक और रशियन कैदी रोज रात एरिक के वेयरहाउस में मिलने लगे, इस नए फ्रॉड की प्लानिंग करने के लिए, जिसमें वो कैदी उस फ्रॉड को अंजाम देने की हर बारीकी को समझाने लगा। मगर एरिक इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि पुलिस अभी भी छुपकर उस पर नजर रख रही है। एरिक जब से बेल पर बाहर आया था, तब से पुलिस लगातार उसके घर और वो कहाँ आता जाता है हर बात पर नजर रख रही थी, और इसी दौरान पुलिस उस रशियन कैदी को भी एरिक के घर आते जाते देख लेती है। ये देख पुलिस को एरिक पर शक होने लगता है कि वो इस कैदी के साथ मिलकर फिर से कोई फ्रॉड अंजाम देने वाला है, और इसीलिए वो सही सबूत और सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। महज कुछ दिन नजर रखने के बाद पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगते हैं, और इन्हीं सबूतों की बिना पर एक रात जब एरिक और रशियन कैदी अपनी प्लानिंग कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस उनके वेयरहाउस में रेड मार देती है। इस रेड के बाद पुलिस दोबारा उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल में मुलाकात के दौरान एरिक का लॉयर उससे कहता है कि वो उसे बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, और इस बार केस लड़ने के लिए वो एक नई स्ट्रैटेजी बनाता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लॉयर जज से कहता है कि कसीनो ये कभी प्रूव ही नहीं कर पाया कि उन्हें अपने यहाँ कोई भी चिप्स नकली मिले, और चूंकि ये सभी नकली चिप्स खेल के दौरान असली चिप्स के साथ मिला दिए जाते थे, इसलिए कसीनो कभी भी नकली चिप्स की पहचान नहीं कर पाया। कोर्ट के पास भी महज उस औरत की गवाही थी जो जेरेमी को ब्लैकमेल कर रही थी, मगर एरिक के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, और लॉयर की इस दलील के बाद ये केस और भी कमजोर पड़ गया। उस लॉयर ने कोर्ट में ये भी कहा कि जो भी नकली चिप्स मिले वो सिर्फ एरिक के वेयरहाउस में ही मिले, मगर इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उसने ये चिप्स कसीनो में इस्तेमाल किए। एरिक के वेयरहाउस से पुलिस को जो नकली चिप्स मिले उनकी कीमत महज $30,000 थी, और ये कसीनो में चलाए हुए उन नकली चिप्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था जिनकी कीमत कई लाखों डॉलर्स में थी। बहरहाल कोई पुख्ता सबूत ना होने और बहुत कम अमाउंट के नकली चिप्स बरामद होने की वजह से कोर्ट उसे महज 3 साल की सज़ा सुनाता है, और वहीं जेरेमी जो इस फ्रॉड से पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, उसे 10 साल की सज़ा सुनाता है। ये थी कहानी उस शातिर आदमी की जिसने अपनी चालाकी से कसीनो को ठगने का वो अनोखा तरीका निकाला जिसे ना आज तक किसी ने सुना, ना ही कसीनो इस बारे में सोच पाए, मगर अपने पार्टनर की नशे की लत और बेवकूफ़ी की वजह से वो पकड़ा गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियाँ अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।